आली आली आली। ओके हो गया, चलो। कहाँ पे थे हम? अंग्रेज़ों को कहाँ देख रहे थे हम? कितना है भाई? बहुत ज़्यादा है शायद ही। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। हो पाएगा आज? 80 तक है ना? शॉर्टकट से देख लेंगे इधर से। देखो ये रिवीजन एक्चुअली इसमें सारा का सारा है, इसमें सारा का सारा है। इसको देखें या वैसे देखें, चलो उसी में एकदम डिटेल में देखते हैं। अब भी क्या याद रखोगे? बस अब इसको मैं थोड़ा फॉरवर्ड, मज़ा आ रहा है? कौन है भाई? कार्तिक भाई क्या? ओके, तो इसको मैं थोड़ा पूरा डिटेल में ले रहा हूँ अभी। देखो वो ये जैसे ये देखो, इसको मैं पढ़ा दे सकता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट में, पर मैं एकदम डिटेल में देखते हैं सारे के सारे एक्ट्स को। बस आप इसको थोड़ा ये करो, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेंट्रेट होके सुनो। तो चालू कर दे हम। ओके अब जो हमारा हिस्ट्री में हम शुरू में क्या देख रहे थे? एशियन हिस्ट्री, मिडियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे 4 हिस्ट्री देखनी थी। 2 खत्म हो चुकी है, हमारी मॉडर्न चल रही। मॉडर्न को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, हर एक पार्ट में 10-10 चैप्टर, 5-5 चैप्टर है। ऐसे टोटल हमें मॉडर्न में 10 चैप्टर देखने। उसमें का पहला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका था, हमने दूसरा चैप्टर कल स्टार्ट किया था। उसमें आपको बेसिक आइडिया दी थी और उसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ऐसे 10 चैप्टर खत्म होने के बाद मॉडर्न हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम 2 नंबर पे। फ्लो समझ आया? आगे आगे देखते हैं। देखो आगे हमने देखा था जो मॉडर्न का जो दूसरा चैप्टर, उसमें हमें 4 चीज़ें देखनी। ब्रिटिश एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन इन इंडिया, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर 1858 तक, उसके बाद कल्चर, सोशल कल्चर, उनकी पॉलिसी और उनका मॉडर्न एजुकेशन में उन्होंने जो काम किया था वो। ऐसे 4 चीज़ें हमें इस ये वाला जो 2 नंबर का चैप्टर इसमें देखनी। समझ गए? उसके बाद तो हमने पहला चाहिए टॉपिक कल देख लिया था। उसमें क्या देखा था हमने? वो दिल्ली देख रहे थे। समझ गए? हमने वो देखा था अंग्रेज आए थे 1600 में यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे चार्टर लिया था, यहाँ पे चड्डी बनियान बेच रहे थे। समझ रहे क्या? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बुढ़िया जो है, बुढ़िया ने चार्टर दिया था वहाँ पे जाके, एलिजाबेथ ने, आप वहाँ पे ट्रेड वेड करो। तो चार्टर मिला था, समझ गया? चार्टर के बाद इन्होंने यहाँ पे ट्रेड वेड करना चालू कर दिया। बाद में इन्होंने यहाँ के जो यूरोपियन जो पावर्स है उनको खदेड़ दिया। यहाँ के हमारे इंडियन स्टेट है उनके पीछे लग गए, बंगाल को हरा दिया। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। उसके बाद टीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। उसके बाद टीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत इनको बंगाल, उड़ीसा और बिहार, वहाँ पे बंगाल दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स मतलब पैसा इकट्ठा करने के इनको राइट्स मिल गए, तो वो भी वो करने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे करके हमें बाटली में उतारना स्टार्ट कर दिया। तो बाटली में उतारा कैसे था? तो ये एक्ट लेके आए थे। समझ गए? शुरू में ये क्या बोल रहे हैं कि चलो इन्होंने बंगाल को तो जीत लिया, अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया, वहाँ पे सिराजुद्दौला को हरा दिया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी हो गई, रेवेन्यू इकट्ठा करने लगे। बट फिर भी पूरे इंडिया पे थोड़ी इनका कब्जा था, पूरे इंडिया पे कब्जा भी नहीं था। और बाद में जाके इनका ऐसा क्या हो गया जो पूरे इंडिया को इन्होंने एकदम एक सिस्टम में बिठा दिया। तो वो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो सिस्टम स्ट्रक्चर, समझ गए? यहाँ पे देखो डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे क्या स्टेप्स लिए जिसके वजह से पूरे इंडिया को ये अपने हाथ में ले लिया इन्होंने, अंग्रेजों ने। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्ट्स लेके आए थे डिफरेंट डिफरेंट। तो इन्होंने क्या किया, शुरू में अंग्रेज जो थे इन्होंने अलग अलग टाइप के एक्ट्स लेके आए और उस एक्ट के तहत इन्होंने क्या कर दिया, पूरा हमारा जो देश है, पूरा देश एक इसमें एक क्या बोलते स्ट्रक्चर में ला दिया, उसको एक फ्रेम में बैठा दिया और उसी फ्रेम के तहत सारा चलता रहा। उसके बाद इसलिए वो यहाँ से जा नहीं पाए। समझ, जैसे कोई कॉलेज है, एक कॉलेज आपको बताता हूँ, एक कॉलेज उसके अंदर जो मतलब उनका जो ओनर होगा वो होगा, उसके अंदर वो ओनर क्या करेगा, ओनर कॉलेज के अंदर एक प्रिंसिपल को अपॉइंट करेगा, प्रिंसिपल को बोलेगा सारा काम काज तूने देखना है। प्रिंसिपल क्या करेगा, सारे टीचर को अपॉइंट करेगा एक साइड पे, जो टीचिंग स्टाफ एक साइड पे, नॉन टीचिंग स्टाफ। टीचर को बोलेगा तूने ये सिलेबस पकड़, इसको पढ़ा इतने साल में, इतने एक आवर में, मतलब इतने ये 6 महीने 1 साल में इसको सिलेबस कवर करना है इस क्लास का। दूसरे टीचर को वही बोलेगा, नॉन टीचिंग स्टाफ को तूने ये काम करना है, प्यून को तूने ये काम करना है, तूने ये काम करना है। और प्रिंसिपल का काम है बस इसको देखना है, हर एक वीकली रिपोर्ट लेना है कि तूने ये काम किया क्या भाई, ये तुझे इस हफ्ते ये पढ़ना तूने पढ़ा है क्या, तूने ये महीने में इस महीने में इतना पढ़ना पड़ा है क्या, ये पेपर एग्जाम लेना है तो तुमने लिया क्या। समझेगा? प्रिंसिपल टाइम टेबल बना के देगा, वो क्वेश्चन पेपर दे देंगे टीचर, उसके बाद वो उसका टेस्ट मतलब पेपर होने के बाद आंसर शीट आएगी, चेक होगा, प्रिंसिपल बोलेगा रिजल्ट लगा दो, ये करेगा वो करेगा। समझेगा? मतलब डेली प्रिंसिपल का काम क्या है, इनसे रिपोर्ट लेना और इनको रिपोर्ट देना। तो ये बंदा जो है यहाँ पे जो बैठा है, जो ओनर है, जो अलग अलग जो आप देखते हो अंगूठा छाप पॉलिटिशियन होते हैं, उनके स्कूल होते बड़े बड़े और बहुत रिपोर्टेड स्कूल थे। अरे भाई ये अंगूठा छाप है, बट इसने क्या कर दिया, इसने वही किया जो अंग्रेजों ने, इसने एक स्ट्रक्चर बना बिठा दिया एडमिनिस्ट्रेशन का। इसने क्या किया, बंदों को अपॉइंट किया और उनसे काम करवा के ले रहा है ना वो। अब प्रिंसिपल अपना काम मतलब टीचर क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, टीचर अपना काम कर रहा है, इसलिए तो इंस्टीट्यूट चल रहा है। प्यून ने अगर चाय नहीं लाया तो प्रिंसिपल क्या चाय नहीं पिएगा तो पिएगा क्या। प्यून ने अपना काम किया इसलिए प्रिंसिपल को चाय पी, इसलिए प्रिंसिपल ने अपना काम किया इसलिए वो रिपोर्ट आगे गई। अगर टीचर ने अपना काम नहीं किया, टीचर ने अगर पढ़ाया नहीं, तो फिर वो प्रिंसिपल को रिपोर्ट कैसे देगा, फिर सिलेबस कवर कैसे होगा, फिर प्रिंसिपल ऊपर कैसे भेजेगा। मतलब मुझे आपको ये इतना सही एग्जाम्पल नहीं, पर मुझे आपको ये समझाना है कि सिस्टम में हर एक आदमी का रोल है, प्यून हो या प्रेसिडेंट हो,
हर एक का अपनी एक ड्यूटी है, हर एक का मतलब उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव का स्ट्रक्चर होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक ये जो हायरार्की है, हर बंदे को क्या क्या काम है, उसको क्या क्या काम करना है, ये अगर एक बार आप फ्रेम कर दो सही से, ये शुरू में उसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, बट एक बार वो सिस्टम चालू हो गई तो कुछ नहीं करना है, समझ गए। अब मैं खुद प्रिंसिपल हूँ, मैं 2 दिन कॉलेज नहीं जाता, जैसे आपके वो डेली वहाँ पे लेक्चर हो रहे हैं ना जो मैप पे, मैं कभी कभी मुझे इतना काम आ जाता है आश्रम का कि मैं उधर जाता भी नहीं, अपने आप सारा लेक्चर चालू है, क्योंकि वहाँ पे मैंने सिस्टम बिठा दी, वो मैंने बिठा दिया कि वहाँ पे 9 बजे आपको आना है, वहाँ पे लेक्चर स्टार्ट होना है 11 का, समझ रहे का भाई, 1 बजे 12th का होना ही होना है। एक बंदे को बिठा दिया तूने, भाई चालू करके देना है सारा इनको सिस्टम, एक बंदे को रखा है तूने, देखना है कि टीचर आया कि नहीं 9 बजे, ऐसा सिस्टम एक बार बिठा दिया तो मैं वहाँ पे कभी कभी जाता भी नहीं, अपने आप सारा चल रहा है। उसी तरह अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने क्या आप एक सिस्टम बिठा दी, मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा आप इसको एज ए सिलेबस मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप ये याद रखो कि इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मतलब इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव की एक सिस्टम बिठा दिया अंग्रेजों ने, और उस सिस्टम के तहत ये देखते भी नहीं थे पर अपने आप काम होता था, क्योंकि उन्होंने ऐसा बिठा दिया था कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, उसके अंदर 4 लोग होंगे, उस एक बंदे के पास फाइनेंस का मैटर है, उसके पास अंदर फिर जागीरदार के अंदर नीचे पैसा इकट्ठा करने वाला है, और वो बंदा फिर एक और उसके अंदर एक जो गांव से पैसा इकट्ठा करता है, अब ये पैसा गांव से इकट्ठा करता है, इधर इसको देता है, ये जागीरदार को देता है, जागीरदार अपना कमीशन मार के ऊपर अंग्रेजों का जो ऑफिसर उसको देता है, वो जाके उधर गवर्नर जनरल को देता है, और वो उधर बुढ़िया को भेजते कहा लंदन। तो ऐसे इधर से अगर 100 रुपये इकट्ठा हो रहे थे तो इधर कट होके इधर 80 रुपये जा रहे हैं, तो इन्होंने सिस्टम बिठा दी ना भाई साहब, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर बीमार भी होगा 10 दिन तो उसको थोड़ी नीचे जाके खुद पैसा लाना है, वो तो जागीरदार का काम है ना, तो सिस्टम तो चल रही है अपने आप से, समझ रहे हैं। अगर मोदी कल बीमार हो जाए 10 दिन के लिए तो देश बंद होने वाला नहीं हमारा, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस अगर पीओ में हमारा 10 दिन बंद रहे, घंटा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि नीचे के जो हायरार्की वो सिस्टम है। अगर आपको काम चाहिए, अगर आपको तहसील से कुछ काम निकालना है तो उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, आपको प्रोजेक्ट सैंक्शन करना है उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर एक सिस्टम हो एडमिनिस्ट्रेशन की, एक आपने अगर एक स्ट्रक्चर फ्रेम कर दिया है और उसमें अगर आप काफ़ी लोगों को आपने उसमें एम्प्लॉय मतलब उसको इन्वॉल्व कर दिया है और उनको अपना बता दिया कि भाई साहब ये तेरा दायरा है, ये तेरा जुरिडिक्शन है, इसके अंदर तूने काम करना है, समझ गए, इसके बाहर तूने चड्डी से बाहर जाना नहीं है। अगर ऐसा आप कर दोगे तो बीच का एक बंदा भी गायब हो जाए तो अपने आप सिस्टम चलती रहती है। तो ये सिस्टम अंग्रेजों ने यहाँ पे बिठा दी थी, इसके वजह से इन्होंने यहाँ पे इतना राज किया। आपको मतलब मुझे इतना सवाल आता था यूपीएससी करने से पहले, ये चड्डी बनियान बेचने वाले अंग्रेज यहाँ पे आके इतना 150 साल तक हमारा पिछवाड़े मार मार के लाल कैसे कर दिया इन्होंने, इतना यहाँ पे इन्होंने पूरा के पूरा देश कब्जे में कैसे लिया, 150 साल तक हमें लूटा कैसे। तो काफ़ी पढ़ाई करने के बाद यूपीएससी की मुझे ये पता चला गया भाई इनके पास एक चीज़ थी, क्या पता क्या, दुनिया का सबसे पावरफुल जो वेपन है वो अंग्रेजों के पास था उस टाइम पे, वो है ह्यूमन ब्रेन, इंसान का दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है, वो उनके पास था। इन्होंने एकदम स्ट्रक्चर बनाया, मतलब पूरे प्लानिंग के तहत, देखो ना आप शुरू से एकदम पहले यूरोपियन को हरा दिया, फिर हमारे इंडियन वाले स्टेट को हरा दिया, टीटीज लाई, मतलब एक चीज़ तो माननी चाहिए, अंग्रेज हरामी थे नो डाउट, बट उनके पास दिमाग था, समझ, उनके पास दिमाग था, इसलिए उन्होंने हमें बकरा बना के रखा इतने साल तक, समझ गए। तो इन्होंने जो सिस्टम लेके आई थी वही सिस्टम हमें पढ़नी, जैसे कि हमारा भी क्या चल रहा है, हमारा देश किस तरीके से चल रहा है, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे चल रहा है, समझ गए। तो अंग्रेजों के टाइम पे क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लाया था क्या, नहीं, फिर उस टाइम पे भी देश कैसे चल रहा था हमारा, उस टाइम पे देश इसलिए चल रहा था कि अंग्रेज एक्ट लेके आए थे, अलग अलग एक्ट्स, और वो एक्ट मतलब ही कॉन्स्टिट्यूशन होता था, समझ गए। जैसे कि अगर इंडिया, अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उसमें लिखा था कि एक स्टेट लिस्ट होगी, एक सेंट्रल लिस्ट होगी, एक कंकरेंट लिस्ट होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल लिस्ट है उससे रिलेटेड लॉ जो टॉपिक्स है उस पर लॉ बनाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास जो जैसे एजुकेशन स्टेट के पास था उस टाइम पे, वही एजुकेशन से रिलेटेड काम स्टेट ही करेगा। इन्होंने बांट दिया थे काम, तूने ये काम करना है, तूने ये काम करना है, तूने ये करना है, तीनों ने हमें रिपोर्ट करनी, तो काम अपने आप हो रहा था ना भाई साहब। तो इन उस टाइम पे इनका एक एक्ट मतलब इनका कॉन्स्टिट्यूशन ही उस टाइप का था, समझ गए। तो अभी हमें वो सिस्टम देखनी कि ये अंग्रेजों ने यहाँ पे ये रूल कैसे लाए थे और किस तरीके से फिर यहाँ पे काम हो गया था, समझ गए आप, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो कंपनी रूल, अब हमने जो देखा था कंपनी रूल क्यों बोलते हैं इसको, अंग्रेजों का शुरू का जो राज था ना 1858 तक का, उसको कंपनी रूल इसलिए बोला जाता था क्योंकि शुरू में जो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी, प्लासी हुई थी, इलाहाबाद टीटी हुई थी, सारा कौन कर रहा था, अंग्रेज बोल रहे थे हम नहीं कर रहे, यहाँ की ये कंपनी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी वो कर रही, अंग्रेज बोल रहे थे दुनिया को, दुनिया पूछती थी ना अंग्रेजों को कि आप इंडिया को क्यों मतलब उधर जाके उनके पास धतिंग क्यों कर रहे हैं, उनको जीने दो अपने हिसाब से, आपके उधर। अंग्रेज बोलते थे भाई साहब हमारा कुछ रोल नहीं, वहाँ पे एक ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ गए। अंग्रेज बोल रहे थे 1750 से लेके 1858 तक अंग्रेज क्या बोलते थे कि ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी है जो पे वहाँ पे गई थी ट्रेड करने के लिए, बस उस कंपनी को लगा कि ये लोग इंडिया की सिविलाइज नहीं, इनको एजुकेशन नहीं, ये गवार है, इनको हम सिखा रहे हैं, इसलिए ये कंपनी ने क्या कर दिया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गई और ये उनको सिविलाइज कर रही, ये दुनिया को बोलते थे अंग्रेज, समझ गए। तो कंपनी का सारा चलता था, फिर कंपनी के नाम से ही चलता था, चलाते थे अंग्रेज ब्रिटेन लंदन से, पर सारा कंपनी वो बताते थे कौन बंदा क्या काम करेगा, अंग्रेज उधर से लॉ पास बना के भेजते थे। जैसे अभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773,
अंग्रेजों ने क्या हुआ, इनके पास बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765 में, इनको सारा का सारा समय का नंगा नाच करने के लिए मौज मिल गई, मतलब यहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इनको परमिशन मिल गई, तो यहाँ पे पैसा लेने लगे ये अंग्रेज लोग। बट क्या हुआ, 1772 में इन्होंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि यहाँ पे अंग्रेज के बेहाफ पे काम कर रही थी। अब अंग्रेजों को उधर क्या लगा पार्लियामेंट में कि साला ये इधर करप्शन चल रहा है, मतलब फिर उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला आज से हम जैसा बोलेंगे आपको वैसे काम करना है। फिर उन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना के भेजा। उन्होंने बोला कि एक बंदा होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये काम करेगा इसके अंडर, समझ, मतलब वो हमें आगे देखना है अभी। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने क्या कर दिया, एक्ट बनाते गए। 1858 तक ये क्या करते गए, हर 20 साल में एक्ट रिन्यू होता था, और कंपनी को बोला जाता था कि इस तरीके से आपको काम करना है। और दुनिया को, अगर दुनिया पूछती थी अंग्रेजों को कि आप उनको क्यों दबा के रखा इंडिया वालों को, अंग्रेज बोलते थे इंडिया का और हमारा कोई लेन देन नहीं, समझ रहे क्या, इंडिया हमारा कोई लेना देना नहीं, हम हमारा बीच में बिल्कुल नाम, समझ रहे क्या। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इनको सिविलाइज कर रही, समझ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया को सिविलाइज कर, इसका हमारा कुछ रोल नहीं। बट हुआ क्या, 1848 में क्या हुआ, हमारा जो डलहौजी भाई साहब है 1848 में डलहौजी बन गया क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसने बहुत कांड कर दी, उसने वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया और एनेक्स करने चालू कर दिया स्टेट को। इधर के स्टेट जो है वो हो गए गुस्सा, वो गुस्सा हो गया तो उन्होंने कर दिया कांड। 1857 में क्या हो गया, मंगल पांडे वाला जो रिवॉल्ट हो गया तो वो हो गया, अंग्रेजों की फट गई। अंग्रेजों को लगा कि अब हम एक लेवल के बाद इनको दबा के नहीं रख सकते, तो इन्होंने 1757 प्लस के बाद से लेके 1858 तक जो काम कर रहे थे यहाँ पे सारा, वो कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे चल रहा था सारा। फिर बाद में 1858 में क्या हुआ, इनको लगा कि अभी हम डायरेक्ट आ रहे हैं, तो फिर इन्होंने डायरेक्ट बोला कि हम आज से हम इंडिया को चला रहे हैं। और उसके बाद यहाँ तक जो एक्ट आ रहे थे उनका नाम चार्टर एक्ट आता था। मैंने कल बता दिया, चार्टर मतलब किसी को कुछ अथॉरिटी देना, पावर देना, तो अंग्रेज इनको अथॉरिटी पावर देती थी। पर 1858 के बाद जितने भी एक्ट आए उनका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, समझ, इन्होंने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हम चलाएंगे आज से। तो 1858 से लेकर 1947 तक फिर ये डायरेक्ट यहाँ पे ब्रिटिश चला रहे थे। तो ये जो रूल है अभी हम जो देख रहे हैं सारे के सारे एक्ट शुरू के 1858 तक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पे जितने भी एक्ट लाए थे वो कंपनी चला रहे थे, इसलिए वो कंपनी रूल था। आपने मंगल पांडे मूवी देख रहे, वो बोल रहे थे कंपनी रूल है, कंपनी है, कंपनी इसलिए कि चला रहे अंग्रेज, पर ऑन द बिहाफ ऑफ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एक्टिव थी, वो सारा दिखती थी, समझ गए क्या। ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किताब में नहीं होती, इसलिए मास्टर चाहिए होता है, टीचर चाहिए होता है, ये रोल होता है टीचर का, समझ गए क्या। तो आगे चलते तो समझ, अभी ये एक्ट इन्होंने लाए थे, सबसे शुरू में देखते हैं रेगुलेट एक्ट। अब यहाँ पे मैं बता सकता हूँ चार्ट के वाइज, पर हम फास्ट फॉरवर्ड में आपको डायरेक्ट ऐसे बताता हूँ, सारे जो एक्ट है ना ऐसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो फिर अभी कॉन्स्टिट्यूट करिए, यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सा आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। अभी देखो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, क्या हुआ था, कंपनी के जो ये थे फाइनेंशियल अफेयर्स थे उसमें करप्शन हो रहा था। ऐसे ब्रिटिश के पार्लियामेंट को लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद वहाँ पे जो वोटर का क्वालिफिकेशन ब्रिटेन में वो बहुत इंक्रीज हो गया था, वहाँ के जो वोटर्स थे उनको पता चलने लगा, समझ रहे क्या, वोटर का क्वालिफिकेशन इंक्रीज हो गया। तो क्या हो गया था, वोटर का लोगों का दबाव था कि कंपनी में करप्शन चल रहा है, जनता का, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनको बोला गया था कि आप कंपनी का जो है उसको आप रेगुलाइज करो, कंपनी वहाँ पे जाके नंगा नाच कर रही है, करप्शन कर रही है। और वोटर का क्वालिफिकेशन बढ़ गया था, मतलब क्या पहले 18 साल तक का बंदा ही वोट दे सकता था, बाद में 21 हो गया, ऐसा उधर समझ जो भी होगा, समझ गया, मतलब कम हो गया, पहले 21 होगा, कम हो गया, जो ज़्यादा लोग वोट करने लगे में आ गया। गवर्नमेंट को लगा हम, समझ रहे क्या पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट के खिलाफ था, गवर्नमेंट को लगा लोग हमें वोट देंगे नहीं, इसलिए लोगों की बात सुन के गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक स्टेप लिया और उन्होंने एक एक्ट बना के भेजा जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और उस एक्ट के तहत उन्होंने क्या बोला कि देखो आज से हमारा यहाँ का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका सारा जो अफेयर्स है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो अब हम रेगुलेट करेंगे कंट्रोल एंड रेगुलेटिंग अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लंदन में ये पहला स्टेप था, लिया गया था ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको रेगुलेट करने के लिए इंडिया में, और उसके कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज यहाँ पे चाहते थे, तो उन्होंने उस एक्ट के तहत क्या किया, उन्होंने बोला हम यहाँ पे एक एक्ट ला रहे, उसमें उन्होंने क्या बोला, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला एक क्या होगा, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, एक पोस्ट होगी। एक मिनट रुका, मैं ना ये करता हूँ, चार्जिंग लगाता हूँ, चार्जिंग खत्म हो गई, ओके हो गया। अब देखो इन्होंने क्या बोला, अंग्रेज़ों ने इस एक्ट के तहत इन्होंने ये लिख के दिया था कि यहाँ पे अभी बंगाल जो है, बंगाल में इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था अंग्रेज़ों को उस टाइम पे। इन्होंने बोला कि आज से बंगाल में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम चला रही है वो खुद नहीं चलेगी, वहाँ पे हम एक बंदा भेज रहे, एक पोस्ट बना के भेज रहे जिसका नाम है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक पोस्ट होगी, समझ रहे क्या, उसके अंदर 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर होंगे, समझ रहे क्या, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर होंगे जो उसको असिस्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। मतलब एक गवर्नर जनरल बंगाल होगा, उसके साथ प्लस 4 लोग होंगे और 4 लोग मेजोरिटी से डिसीजन लेंगे। मतलब टोटल कितने हो गए, 5। मतलब यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना है तो 5, मतलब क्या ये 4 और 1 5 हो गए ना, तो मतलब कितना हो गया है, इसकी मेजोरिटी मतलब आधे से ज़्यादा 3 लोग जिस चीज़ के लिए सहमत है वो चीज़ जो है वो अप्रूव हो जाएंगी,
समझ गए, मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में बोला था गवर्नर जनरल ऑफ की पोस्ट होगी, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो पोस्ट कौन से एक्ट के तहत बनाई गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर बनाई गई थी। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल कौन था, लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग था। जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 का, उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग था। लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग जो था उस टाइम पे कौन सा एक्ट पास हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऐसा ये यूपीएससी इतनी हरामी है, ये इतना घुमा फिरा के समझ रहे ये करती, कपड़ा कहाँ से पहना था, बटन लगाए थे कि नहीं, तो सारा पूरा एक बार पूरा बॉडी को देख लेना है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करोगे, समझ रहे क्या, हाँ बड़ी स्क्रीन करनी, सॉरी, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो फिर सही हो जाएगा, समझ गए आप। यहाँ पे देखिए, उसके बाद इसी एक्ट के तहत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे यहाँ पे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एक बनाने की जो ये थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया में हुआ था, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर हुआ था। अभी जो हमारे जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जजेस, कौतुक, ये दिस इज बिकॉज ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अंदर ये प्रोविजन था कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए, और उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कलकत्ता। तो क्वेश्चन आएगा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, शुरू में ब्रिटिश के टाइम पे कब बनाया गया था, 1773 में बनाया, 4 में मतलब इस एक्ट के तहत 73 के, और 4 में उसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर का था कलकत्ता में था, कब कौन से एक्ट के तहत आता है, इस एक्ट के तहत था। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। आगे आगे आगे, और इसमें क्या होता है, इस एक्ट में ये लिखा था कि जो सारे के सारे ब्रिटिश के सर्वेंट थे, मोटिव क्या था एक्ट लाने का, करप्शन को रोकना था। तो जो सारे के सारे जो ये जो है अंग्रेजों के जो सारे के सारे जो सर्वेंट हैं, इनको बोला गया था आप अभी यहाँ पे प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे, किसी मतलब यहाँ के जो लोग उससे नेटिव लोग उनसे ब्राइब नहीं लोगे, मतलब करप्शन नहीं करोगे, ना इनसे कुछ प्रेजेंट लोगे, समझ गए। तो इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, गवर्नर जनरल पहला कौन था, लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग था। कब आया था, कब बना था ये 1773 में, जब पहला एक्ट आया था तब आया था। इसमें कितने लोग हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, 5 लोग हुआ करते थे, एक लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग, 4 काउंसिल मेंबर थे इसको हेल्प करने के लिए। इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में, कलकत्ता में हेडक्वार्टर, मतलब कलकत्ता में बना था, समझ गए। इस पर इतने क्वेश्चन आ सकते। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या इधर और क्या लिखा है, देखो हाँ। और जो 77 का एक्ट था ना, देखो अभी इसमें आपको रिवाइज करो, हम रिवाइज करते हैं। 1770 के एक्ट में लिखा था कि जो आज से उनके उस टाइम पे अंग्रेजों के जब 1773 की बात चल रही ना, उस टाइम पे इनकी 3 जगह इनकी बहुत बड़ी सत्ता थी। एक था बॉम्बे, नीचे था कलकत्ता, और इधर था बंगाल। तो इन्होंने लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग में पे बना दिया गवर्नर जनरल बंगाल, और बोला आज से बॉम्बे और कलकत्ता जो है, बॉम्बे और कलकत्ता प्रेसिडेंशियल जो इनके जो प्रोविंस है, ये आज से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो इसके अंडर काम करेंगे। शुरू में जो तीनों इंडिपेंडेंट थे, अलग अलग ऑटोनॉमस थे थोड़ा, इन शॉर्ट ऑटोनॉमस कॉलेज कैसे होते हैं, खुद का पेपर वहाँ बनता है, खुद का यूनिवर्सिटी टाइप काम करते हैं। उसी तरह इन्होंने बोला कि आज से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, इनको सबऑर्डिनेट होगा बॉम्बे और मद्रास। इनको इधर कहीं पे भी जाना है, कुछ भी खरीद कर कुछ भी करना है, इससे पूछ के करना पड़ेगा। तो इसी वजह से क्या हुआ था, जब हमारा जो रघु भाई है 1775 में, जब रघु भाई ट्रीटी ऑफ जो है ना, हमने देखा था ट्रीटी ऑफ सूरत जो हुई थी अंग्रेज बॉम्बे काउंसिल, बॉम्बे प्रेसिडेंशियल के बीच में, वो मद्रास हो गई सॉरी, बॉम्बे के बीच में और रघु भाई के बीच में, रघु पेशवा के बीच में जो हुआ था मराठा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के टाइम 1775 में। तो ये ट्रीटी ऑफ सूरत जो थी ये कैंसिल हो गई थी। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने बोला था कि भाई तूने हमें बिना पूछे, बॉम्बे वाले को बोला मुझे बिना पूछे तूने कैसे ट्रीटी साइन की, तूने 1773 का एक्ट पढ़ा नहीं क्या, उसमें क्या लिखा है, उसमें ये लिखा है कि आज से जो बंगाल का ऑफिस है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, इसको सब ऑर्डिनेट है, सब ऑर्डिनेट मतलब मेरे अंडर हो तुम लोग अपने लेवल पे किसी राजा के साथ ट्रीटी साइन नहीं कर सकते, वो ट्रीटी बर्खास्त, नल एंड वाइड। तो उस ट्रीटी को बर्खास्त किया गया था, वापस बाद में वो और एक ट्रीटी वर्ड साइन हुई थी, समझ गए क्या। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे थे। उसके बाद इसी एक्ट के तहत क्या होता है, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्ट के पास इनको रिपोर्ट देना पड़ता था, समझ गए। और उसके बाद क्या हुआ था आगे 1773 का एक्ट हो गया, उसमें क्या हो गया देखो, करप्शन रोकने के लिए लाया गया था। बट हुआ क्या, और उस एक्ट में ये लिखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कि अभी आगे से ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए अंग्रेज एक्ट बना के देंगे, एक्ट पैक देंगे, और एक्ट देंगे हर 20 साल के बाद। हर 20 साल के बाद एक्ट आएगा। जो पहला वाला एक्ट है उसको देखा जाएगा, पहला वाला एक्ट कैसा था, उसका रिपोर्ट निकलेगा 20 साल में इसने कैसा काम किया, उसमें क्या चेंजेस करने और क्या एडवांस चीज़ें करने, ये सारी की सारी चीज़ें 20 साल के बाद हम देखा करेंगे। तो ये चार्टर एक्ट आता, पहले आया था 73 में, फिर बाद में 93 में, फिर 13 में, फिर 33 में, फिर समझ रहेगा, हर 20 साल में होता था। बट आप बोलेंगे फिर ये बीच में साला, ये बीच में क्यों आ गए थे, बीच में इसलिए आ गए, देखो थोड़ा बीच में ना कांड हो गया था, कांड ये हो गया था, रेगुलेटरी एक्ट आया और उसके जो मतलब जो मोटिव था वो मोटिव सर्व नहीं हो पाएगा। 1773 में आ गए वो, और 20 साल बाद वो रिन्यू होने वाला था। बट क्या हुआ, उसका जो मोटिव था करप्शन को रोकना, वो करना कुछ हो ही नहीं पाया। और लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग खुद झंड हो गया, उसने ब्रिटिश के पार्लियामेंट को लेटर लिखा कि भाई साहब आपने मुझे बना दिया, समझ रहे का मतलब मेरे पास पावर दे दिए, आपने बोला कि मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हूँ और मेरे ऊपर बिठा दे ये 4 लोग। अब ये 4 लोग लॉबी बना के बैठे हैं ना, ये 4 लोग मुझे काम ही नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि कुछ भी डिसीजन लेना तो मेजोरिटी से लेना है। ये 4 और मैं 1, मतलब ये 4 और मैं 5 मतलब 3 लोगों की डिसीजन वेट, मतलब 3 लोग जब तक मानेंगे नहीं तब तक ये कोई भी बिल पास होगा ही नहीं। तो लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग ने क्या बोला कि ये 4 और मैं 1 5, अरे भाई ये लोग मेरी बात सुनते नहीं, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ,
लॉर्ड वार्न हेस्टिंग ने ब्रिटिश के पार्लियामेंट को लेटर लिखा कि आई एम अनेबल टू परफॉर्म माई ड्यूटीज ड्यू टू जो है मेरे पास पावर ही नहीं, समझ रहे क्या, बिकॉज आई डोंट हैव वेटो, इसके पास वेटो नहीं था। फिर ये जो सारे के सारे चेंज है, फिर ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने कमेटी बिठाई और फिर पता चल गया कि रेगुलेटिंग एक्ट में काफ़ी खामियां है। तो हमने तो डिसाइड किया था कि हर 20 साल में एक एक्ट, चार्टर एक्ट को हम रिन्यू करेंगे 20 साल बाद। बट एक काम करते हैं, अभी ये कंटिन्यू करते हैं, बाद में फिलहाल एक काम करते हैं, एक इसको जो अंदर जो खामियां है इसको ठीक करने के लिए हम दूसरा एक एक्ट लाते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट की जो खामियां है इसको ठीक करने के लिए दूसरा एक्ट आया था, उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए इसका नाम था क्योंकि जो एक पिट्स से, क्या नाम उसका था, एक क्या नाम उसका था, नाम पता नहीं, पिट्स उसका नाम डब्ल्यू से कुछ तो नाम है, वेस्ट वैसे कुछ तो नाम है। जो पिट्स था वो 23 साल का 24 साल का लड़का ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर बन गया था और उसने वो एक्ट बना के भेजा था, इसलिए उसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। उस एक्ट में ये लिखा था, देखो इसने बोला था कि इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट इसमें की थी, इसमें क्या कर दिया था, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वो डिवाइड कर देते। उन्होंने बोला था कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, समझ गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा यहाँ पे कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा और एक क्या होगा, एक काउंसिल ऑफ मेंबर होंगे। काउंसिल ऑफ मेंबर में 3 लोग होंगे, 4 थे पहले, अब 3 ही, समझ गए। सुपरवाइजरी जुडिक्शन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन द काउंसिल और द प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल क्लियरली डिफाइंड। बंगाल और मद्रास के ऊपर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पावर है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया था। और काउंसिल ऑफ मेंबर थे जो 4 थे पहले, अभी 3 ही कर दिए थे। इनके पास काम था क्या, इनके पास काम था सारा सारा पॉलिटिकल। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, देखो यहाँ पे ये रेगुलेट नहीं ये इनके पास काम था, देखो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अफेयर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और एक क्या था, एक काउंसिल ऑफ मेंबर, 3 मेंबर थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन्होंने भेजा था। तो ये दोनों मिला के फिर यहाँ पे काम करते थे। एक देखता था कमर्शियल, सारे कमर्शियल फंक्शन जो ईस्ट इंडिया कंपनी को वो देखता था और एक पॉलिटिकल फंक्शन देखता था। पॉलिटिकल फंक्शन मतलब अभी देखो मराठा के साथ वार करना है, टीटी करनी है, तो पॉलिटिकल फंक्शन में आएगा। कमर्शियल मतलब रेवेन्यू, पैसा इकट्ठा करना है। तो इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट को, देखो क्वेश्चन आएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसको डिफेक्ट हो गया था, उसको सही करने के लिए जो एक्ट आया था उसका नाम क्या था, तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1874 में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर जो थे उसको जो जिस एक्ट में डिस्टिंग्विश किया गया था, अलग अलग किया गया था, उस एक्ट का नाम क्या है, उसका पिट्स इंडिया एक्ट, उसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट इज नोन एज, पिट्स इंडिया एक्ट इज नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है, समझ गए। इस तरीके से हमने ये भी देख लिया। आगे था, ये आया था 1773 का चार्टर एक्ट आया था, चार्टर ने एक एक्ट आया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, कॉर्नवालिस जो था, ये जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था ना, पिट्स भाई, उसका ना बहुत मतलब दोस्त था, समझ गए, दोस्त था, दोनों दोस्त थे एकदम, समझ रहे, मतलब फैमिली फ्रेंड्स थे। तो ये अमेरिका इसको पहले भेजा था, अमेरिका में ये हार गया था, फिर भी इसको इधर इंडिया में भेजा। फिर किसने, पिट्स ने इसको एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के भेज दिया। 1773 में पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था लॉर्ड वार्न हेस्टिंग, उसको रिप्लेस करके 1786 में पिट्स भाई ने ये जो कॉर्नवालिस है उसको गवर्नर जनरल बना के भेज दिया। अब जब ये भेज दिया, देखो अब ये उसका दोस्त था तो उसको सबसे पहले क्या कर दी, खतरनाक लेवल की पावर दे दी। इनको जो काउंसिल थी, मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता था। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये पहला ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था कि उसके पास फुल पावर थी। उसको बोला गया था काउंसिल अगर मानी भी नहीं तो खुद डिसीजन ले सकता है, समझ गए। एक्ट ऑफ 1786 वाज एनेक्टेड टू गिव हिम द पावर ऑफ वर्किंग एज अ बोथ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का भी पावर था इसके पास, और जो आर्मी का जो कमांडर ऑफ चिफ था होता था वो भी इसके पास पावर था, समझ गए। दोस्त ने इसके ऊपर बहुत मतलब तो क्या बोलते हैं उसको आशीर्वाद दे के रखा था कि तेरे पास गवर्नर जनरल का भी पावर है और कमांडर का भी पावर है। 10 एक्ट ऑफ 1786 कॉर्नवालिस बिकम द फर्स्ट इफेक्टिव रोल ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंडर द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनके ऊपर बैठा हुआ जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, कॉर्नवालिस ऐसा इकलौता गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था जिसके पास बहुत पावर थी। बाद में ये जो बाद में एक्ट आया था ना, तो एक कमांडर ऑफ चिफ की गवर्नर जनरल की पावर निकाल दी गई थी बाद में। तो ये इसने खतरनाक पावर मतलब यूज़ की, मतलब इसके पास बहुत पावर थी, समझ गए। ये सबके ऊपर था, ये एक आर्मी का भी चिफ था, खुद था, और इसके पास वेटो पावर थी, मतलब काउंसिल वोसिल कुछ माने नहीं तो फिर भी ये डिसीजन ले सकता था, समझ गए। ये आप ये एक्ट देख लिया। अब हमें आगे देखना है एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। कितने बाकी, 4 बाकी का, कितना स्लाइड बाकी एक बार देख लेता हूँ मैं, अगर नहीं हो रहा है आज तो फिर कल देखते, क्योंकि जल्दबाजी करने में कोई ये नहीं। 09 ना, 09 मतलब यहाँ पे कितना है फिर 9 और 21, मतलब लगभग 12-13 स्लाइड है। कितना टाइम बाकी, 2 मिनट। हम एक काम करते हैं, बचा हुआ कल देखते हैं क्या हो जाएगा। पता क्या, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है एक स्लाइड पर इसको एक आपको बताना पड़ेगा मुझे। देखो यहाँ पे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया था, मोनोपोली खत्म कर दी थी ट्रेड ऑन चाय और चाइना में, मतलब ट्रेड एंड चाइना के साथ। तो ये क्या था वो बताना पड़ेगा, समझ गए। छोटी छोटी चीज़ें इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, तो ये हम कल इसको देखते हैं। बचे हुए जो एक्ट्स हैं उसको कल देखेंगे और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे सोशल इकोनॉमिकल जो है
ये देखो एक ही स्लाइड, ये भी देख लेंगे। और एजुकेशन लगा तो एजुकेशन कितना है, एजुकेशन का ठीक ठाक है, एजुकेशन का ठीक ठाक नहीं, एजुकेशन का भी थोड़ा है, 40 तक है ना। कल हम देखो पूरा हम यहाँ पे ना फिलहाल, कल हमें ये खत्म करना है पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इसको हम कल खत्म करेंगे, समझ गए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर एंजॉय।